आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण चौधरी, संपादक। दर्शकों, आज कोरोना महामारी का लगभग 1 महीना बीतने को जा रहा है। भारत में जो लॉकडाउन का भी समय सीमा लगभग 1 महीना होने जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान कई देश में कई परेशानी भी आया और कई सुकून देने वाला विषय ये भी आया जो कि कोरोना पे कुछ वैक्सीन का भी इजाद होने का खबर आया है, जो हमारे देश में या बाजार में बिक्री के लायक वो अगस्त से सितंबर तक आने का संभावना है। आज मैं आपके साथ में सबसे पहले एक कोरोना का अपडेट जो आज भारत और पूरे विश्व का है, पहले मैं आपके साथ में ये साझा करना चाहता हूं। आज जो कोरोना का केस भारत में 23,000 से ऊपर लगभग पहुंच चुका है और मरने वाले लगभग 750 लोग भारत में भी कोरोना जैसे महामारी में दम तोड़ चुके हैं। अब हम आपको एक नजर विश्व के मानचित्र पे ले जाते हैं। जो अमेरिका आज विश्व में सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश है, जहां आज लगभग 9 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 50,000 से ऊपर लोग कोरोना से मरने वाले आज अमेरिका में है। कमोबेश स्थिति अन्य देश का इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का है, जहां कोरोना से प्रभावित लगभग इन देशों में भी लगभग 1.5 से 2 लाख के लोग हैं और मरने वाले इन देशों में भी 25,000, 20,000 से कम नहीं है। तो भारत के लिए सुकून का विषय जरूर है। जो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश, जहां 138 करोड़ का जनसंख्या निवास करता हो, इतने कम क्षेत्रफल में वहां हम माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं, जो कि उनके दूरदृष्टि कोण से आज कोरोना के मद्देनजर जो लॉकडाउन भारत में किया गया, इसको लेकर के महज 138 करोड़ जनसंख्या में महज 23,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। ये 23,000 का संख्या और बढ़ सकता था अगर लॉकडाउन को समय से नहीं किया जाता। अमेरिका के साथ ये बुरा हाल इस नाते हुआ चूंकि उसने लॉकडाउन को देर से किया और अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पहले सोचा। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पहले सोचा अमेरिका। इसका नतीजा ये हुआ जो कोरोना अपने चपेट में पूरे अमेरिका को लगभग ले चुका है। आने वाले समय में हम लोग का उन सारे कोरोना प्रभावित मरीज के लिए हम लोग शुभकामना और उसके लिए कामना करते हैं ईश्वर से, जो कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ और जल्दी से जल्दी उनमें सुधार हो। लेकिन हम आप मिलकर के कामना कर सकते हैं, हम आप मिलकर के दुआ कर सकते हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने का। लेकिन इसका उपाय कैसे होगा? पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भी बता चुके हैं, जो भारत एक आयुर्वेद का जड़ी बूटियों का देश रहा है। आप निश्चित रूप से आप पूरे दिन गर्म पानी का उपयोग करें पीने के रूप में। जो पानी पीते हैं निश्चित रूप से वो गर्म पानी का उपयोग करें और अपना देसी काढ़ा अगर बाजार में जो मिलता है, अगर वो जो भारत सरकार के द्वारा मापदंड है उसके मुताबिक, या
हम कह सकते हैं जो कि हमारा जो देसी काढ़ा है, जो गिलोय है, तुलसी है, बहुत सारा जो है, हल्दी है, इसका सेवन किया जा, अदरक है, इसका सेवन, काली मिर्चाई, इन सारे चीज़ों का सेवन करके हम जो कोरोना से बचने का उपाय कर सकते हैं। जो कोरोना हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द नहीं फैले, इसके लिए ये बचाव तो सबसे पहले आवश्यक है। हम इसका लगातार सेवन करते रहना चाहिए। अब सवाल है, जो ये उपाय अस्थाई है और या नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये अस्थाई उपाय है। अगर हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, लॉकडाउन के माध्यम से एक सोशल डिस्टेंस जो बना करके 2 गज की दूरी रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये महामारी फैलने का मौका इसमें नहीं मिलता है। और ये भारत के सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जब से भारत में लॉकडाउन का घोषणा किया गया है, भारत के तमाम नागरिक, भारत के तमाम लोग, चाहे वो माता है, बहनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। और इसका नतीजा है जो भारत में आज कोरोना जो अपना गिरफ्त में पूरे भारत को लेता, आज वो नहीं ले पाया है। तो ये इसके लिए हम पूरे भारत के जनता को भी इसके लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं, जो पूरी तरह से सजगता के साथ में हम कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो स्थिति पूरे देश में बना, उससे जो समस्या उत्पन्न हुआ है, वो समस्या लॉकडाउन में तो ऐसा था, जो हम घर से बाहर भी निकलते थे बाजार खरीदारी करने के लिए, सुबह और शाम, जो आस पड़ोस के बाजार में हम सब्जी और किराना की दुकान खरीदारी करने के लिए निकलने का छूट था। लेकिन ऐसे जगह जो रेड जोन में आ चुका है, जो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ऐसे जगह जो भीषण दिक्कतदारी और लोगों का जो मुसीबत है, वो आपके सामने कुछ लोग बयान कर रहे हैं। अब सवाल है, जो लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन और स्थिति बन रहा है, ये अगर जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन का है, 3 तारीख तक तो हमें धैर्य रखना ही चाहिए। और 3 तारीख के बाद भी ये कोरोना जैसा महामारी ऐसा नहीं है जो कोई छू मंत्र और जादू की छड़ी से तत्काल ये ठीक हो जाने वाला है। इसको धीरे धीरे स्टेज वाइज में ये ठीक होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा स्टेज वाइज में, फेज वाइज में, कई चरण में ढील देने का शुरुआत किया जा चुका है। अभी कृषि के क्षेत्र में, कुछ औद्योगिक क्षेत्र में, कुछ परिवहन जो माल ढोने के क्षेत्र में अभी किया गया है। आने वाले समय में 3 तारीख तक सरकार और अन्य कुछ 3 घोषणा करने वाली है, जिसके बाद निश्चित रूप से हमारे बीच में एक राहत का एक दौर आएगा। और अभी जो कोटा का एक जो मामला प्रकाश में है, जो कोटा एक कोचिंग सेंटर का एक हब है पूरे भारत में, ऐसे कोटा में पूरे देश के सभी राज्यों से विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहाँ पे कई समस्या लोगों को उत्पन्न हुआ, विद्यार्थियों को उत्पन्न हुआ है, छात्रों को उत्पन्न हुआ। उन समस्याओं से को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को वहाँ से निकालने का प्रयास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोटा से छात्रों को निकालने का प्रयास किया। कई अन्य राज्यों के द्वारा भी इस तरह का प्रयास किया गया है। अब बिहार के भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं और कई राज्य के छात्र फंसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस तरह का कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, जो वहाँ से छात्रों को निकाला जाए, या अगर निकाल सकने की स्थिति में अगर नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ
वहीं पे उनको कुछ सुविधा मुहैया कराने का राजस्थान सरकार के सहयोग से प्रयास किया जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए भी उनको घर वापस लाने के लिए एक नीति को हस्ताक्षर करते हुए एक बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फंसे हुए मजदूरों को बाहर के राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों की संवेदना, मुख्यमंत्रियों का और जो राजनीतिक दलों के लोगों हैं उनका संवेदना निश्चित रूप से ऐसे पीड़ित लोगों के प्रति होना चाहिए, जो संवेदनाओं जता करके ऐसे दुख की घड़ी में सभी लोगों को साथ देना। तो भारत में हुआ इसका तो एक व्यापक असर ये हुआ जो हम अन्य देशों के मुकाबले आज निश्चित रूप से ये फक्र से और गर्व से कह सकते हैं, जो अन्य देशों के मुकाबले कोरोना का जो महामारी पूरे भारत में फैलना था या फैलना चाहिए था, उस मामले में भारत निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच की वजह से आज भारत कोरोना जैसे महामारी से लगभग देश कोरोना को अपने काबू में रख करके और सरकार इसको काबू में रख करके निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं जो कोरोना अपने पूरी तरह से भारत को अपने गिरफ्त में नहीं ले पाया है। इसका मात्र महज एक कारण है, जो कोरोना को रोकने में जो दूरदर्शी सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, ये निश्चित रूप से सराहनीय और निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम रहा, जिसके वजह से आज भारत कोरोना जैसे महामारी से लड़ने में कामयाब रहा है। आज हम डालते हैं एक नज़र आज के कोरोना अपडेट पे। भारत में जहां कोरोना पूरी तरह से जो जनसंख्या के घनत्व के अनुसार जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पा रहा है, इसका एकमात्र यही कारण है जो हम लोग लॉकडाउन का जो पालन पूरे भारत के नागरिक और पूरे भारत के लोग जो बिना किसी दबाव, बिना किसी भी तरह का भेदभाव के लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये है जो हम कोरोना जैसे महामारी पे पूरी तरह से हम विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। अगर आज हमारे देश की जनता जिस तरह से सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना किसी दबाव, बिना किसी भी प्रकार का कोई किसी के बहकावे में आकर के या किसी अन्य लोगों के किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आकर के लोग पूरी तरह से कोरोना के सारे मापदंड का पालन कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये है जो भारत पूर्ण रूपेण से कोरोना पे विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आज भारत में जो कोरोना का जो स्थिति है वो आज 23,000 से ऊपर लगभग 24,000 के लगभग में आज कोरोना का 23,507 कोरोना के पेशेंट आज भारत में है, और मरने वाले का संख्या 772 है। जो अमेरिका पूरी तरह से हाईटेक और हर तरह से पूरा हर एक टेक्नोलॉजी से फिट रहने वाला अमेरिका आज पूरी तरह से कोरोना के चपेट में आ गया है, और इसका असर ये रहा है जो आज अमेरिका में कोरोना लगभग 9 लाख लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका है, और मरने वाले का संख्या 50,000 से ऊपर जा चुका है। तो आज जो सिचुएशन है वही सिचुएशन इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके का है, और चाइना जहां से वुहान से ये उत्पत्ति हुआ था, वहां आज के समय में चाइना में लगभग
एक शांति सा बना हुआ है और उन्होंने पूरी तरह से कोरोना पे लगभग अपना पूरा कंट्रोल करने की स्थिति में आ चुके हैं और चाइना में लगभग कोरोना कंट्रोल हो चुका है। अब आगे जो सिचुएशन है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पूरे भारत में जो हम कोरोना पे विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, इसका मात्र एक कारण है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर जगह मॉनिटरिंग किया जाना, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सारे सेक्रेटरी, सारे ब्यूरोक्रेट से संवाद स्थापित करके पूरे देश में हर समय प्रधानमंत्री कार्यालय को एक्टिव करके पूरी तरह से ये कह सकते हैं जो कि अकेले प्रधानमंत्री और उनके जो द्वारा जो कोई टीम है जो काम कर रहा है, वो प्रधानमंत्री के निर्देश में निश्चित रूप से उनके निर्देश का पालन करते हुए हमको लगता है जो प्रधानमंत्री का विशेष पहल और प्रयास के द्वारा इस पे निश्चित रूप से आज कोरोना कंट्रोल में है। देश के अन्य मुख्यमंत्री के मामले में योगी जी का निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, जो योगी जी लगातार अपने राज्य के बारे में जितना चिंता होना चाहिए उससे अधिक चिंता करके निश्चित रूप से अपने राज्य में कोरोना को कंट्रोल करने की दिशा में निश्चित रूप से योगी जी का एक सराहनीय कदम है। और योगी जी जो लगातार अपने राज्य के प्रवासियों का, चाहे वो छात्र हो चाहे मजदूर हो, पहले तो उन्होंने छात्रों को कोटा से निकालने के लिए एक अच्छा पहल और प्रयास किया। उन छात्रों को जो छात्र अपने घर परिवार से दूर और बिना कुछ सहायता के, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा ही वो विषम परिस्थिति था, जिसको योगी जी के द्वारा कोटा से छात्रों को निकाल करके एक बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सुकून भरा काम योगी जी द्वारा किया गया। और इस कड़ी में हरियाणा ने भी किया, इस कड़ी में मध्य प्रदेश, कई राज्य ने किया। लेकिन जो गुस्सा और उबाल बिहार के छात्रों का बिहार के मुख्यमंत्रियों पे है, मुख्यमंत्री के ऊपर में है, वो निश्चित रूप से ये गौर करने की बात है। जो बिहार पूरे देश में जो कोटा आज एक कोचिंग सेंटर का एक हब है, वहां पे सर्वाधिक बिहार के छात्र और उत्तर प्रदेश के छात्र निश्चित रूप से वहां पे कोचिंग करने के लिए जाते हैं। और जब वो कोचिंग करने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद जो ये लॉकडाउन का स्थिति हुआ, तो उन लोगों को जो वहां पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, जब अन्य राज्य के छात्र को मुख्यमंत्री सुविधा दे करके उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो बिहार के छात्रों में इससे गहरा असंतोष पनप रहा है। इस दिशा में भी राज्य सरकार, बिहार के सरकार को और केंद्र के द्वारा निश्चित रूप से कुछ न कुछ पहल होना चाहिए, जिससे बिहार के छात्रों को भी या अन्य प्रदेश के छात्रों को भी कुछ न कुछ राहत मिले। आज योगी जी के द्वारा एक निश्चित रूप से एक बहुत और भी एक सराहनीय कदम उठाया गया। वो कदम ये, जो योगी जी आज प्रदेश के मजदूरों को भी, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भी, प्रवासी मजदूरों को भी, अन्य प्रदेश में जो मजदूर फंसे हुए उनको भी लाने के लिए आज उन्होंने एक मसौदा और नियम को उन्होंने हस्ताक्षर किया है। और आशा किया जा रहा है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उनको भी योगी जी लाने का एक समुचित प्रयास और प्रबंध कर रहे हैं। तो ये सवाल है जो देश में कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे नेता, कई सारे राजनीतिक दल, कई सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज जिस सक्रियता से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और जिस सक्रियता से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा इस कोरोना में कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह सराहनीय है और काबिल तारीफ है। अब सवाल है, आज एक महीना बीत जाने के बाद जो लोगों का जो कुछ समस्या और सिचुएशन जो उत्पत्ति हुआ है, वो निश्चित रूप से ये गौर करने लायक है। चूंकि लॉकडाउन से समस्या होना लाजमी है, लेकिन लोगों को और जो सरकार के द्वारा जगह जगह पे कुछ राहत कार्य जो चलाया जाना चाहिए। अब सवाल है, जो क्या देश में केवल राजनीतिक रूप से अगर योगी जी और मोदी जी जिस तरह से सक्रिय है, क्या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का या अन्य स्वयंसेवी संगठनों का क्या ये जवाबदेही और उत्तरदायित्व नहीं है, जो ऐसे विषम परिस्थिति में आगे आकर के समाज के लिए हाथ बटाए। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ है, इसमें क्या ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी क्या केवल योगी जी का, या ये जवाबदेही केवल देश के प्रधानमंत्री, केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेले का है? चलिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी इतनी सक्रियता से अगर इस बारे में, कोरोना की वजह से महामारी के बारे में काम कर रहे हैं, इसी सक्रियता से देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इसके बारे में चिंता करना चाहिए। अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी इसके बारे में चिंता करना चाहिए। जो लोगों का समस्या है, उस समस्या में सहयोग और हाथ बटाना चाहिए। आज लॉकडाउन होने के बाद जो एक स्थिति समाज के अंदर बना है, लोगों का जो परेशानी बढ़ा है, वो परेशानी अब आप लॉकडाउन के बाद ये लोगों को एक छूट मिलता है, जो कि वो घरों से बाहर जाए और सुबह शाम जाकर के अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने सामान का खरीदारी करके वो घर आवे। लॉकडाउन एक महीना होने के बाद तो लोग इतने अभ्यस्त हो गए, जो कि लोगों को कैसे सुबह शाम खरीदारी करना है, कैसे क्या करना है, लोग लगभग अभ्यस्त सा हो गए। लेकिन जहां पूर्णतः सील किया गया, जो इलाके का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, न तो सामान लेने के लिए निकलेगा, न तो किसी भी अन्य कार्य से भी बाहर नहीं जा सकता है। पूरी तरह से उनको बैरिकेडिंग करके, घेराबंदी करके, उन हॉट स्पॉट को पूरी तरह से सील जो किया गया है, उनके अंदर के लोगों का जो परेशानी है, वो ऐसा परेशानी है जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। उन लोगों का जो ये परेशानी है, जहां पे अंदर वो लॉकडाउन हुए हैं, अंदर कोई एटीएम नहीं है, अंदर किसी भी प्रकार से वो पैसे निकाल नहीं सकते हैं, और ऑनलाइन उनको किसी भी तरह से खरीदारी वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सामान देने वाले लोग हैं वो कहते हैं जो कि हम केवल नगद रुपया लेंगे। तो उनका जो एक परेशानी है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। परेशानी तो ये है सर कि खाना की और थोड़ा सा राशन की दिक्कत आ रही है ना। आगे आ जाओ। राशन नहीं आ रहा। लोग आए हैं, सामने सपोर्ट हमारा नहीं आ रहा सर। राशन की दिक्कत तो कुछ नहीं है, ये बंदे लाके दे रहे हैं और हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो मतलब ये जो पूरा सील जो है कब से हुआ है? ये तो काफी दिन हो गए, 15-16 दिन तो हो गए। हाँ, 15-16 दिन हो गए समथिंग ये सील। अच्छा, और तो किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है? नहीं, कुछ परेशानी नहीं, सब्जी वब्जी आई जाती है। बाहर से सामान मंगाना पड़ता है? बाहर से तो लोग आकर के देते हैं। लॉक है उधर। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र वर्मा। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रहा है? सर परेशानी तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा ये खोलना चाहिए गेट, एक तो ओपन होना चाहिए कि नॉर्मल बंदे को मिल्क चाहिए या ब्रेड चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह ऐसी हैं जो नहीं अवेलेबल अभी। अच्छा, तो उसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। अब जैसे मेरी मदर इन लॉ रहती है नियर, अब उनकी तबीयत ख़राब है, उनसे मैं मिल नहीं पा रहा, मैं ऐसा एक्सचेंज कर रहा हूँ सामान,
तो ये सब इश्यूज हैं, अदरवाइज ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं है। अच्छा, तो ये जो गेट बंद हो गया इससे बड़ा परेशानी हो रहा है? इससे ही बस मेन इसी से परेशानी है कि ठीक है, पुलिस वाले अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, योगी जी ने फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी दे रखी है, बट ये मेन इशू है कि एक गेट तो खुला होना चाहिए। किसी की मजबूरी है, मेरे को मेडिसिन लेनी है एकदम से, मैं कैसे जाऊँगा लेने? अच्छा, ये इशू बहुत आता है। कैश खत्म हो गया है, कैश खत्म हो गया, बैंक जा नहीं पा रहे कोई आप। भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अंदर नहीं है ना, सब्जी वाले लेते हैं कोई भी कुछ नहीं है। कैश खत्म हो गया? कैश हमारे पास खत्म हो गया, और हम अगर इशू लेके आते तो ये इशू हमारे पास रिजॉल्व होता नहीं है। और बिल्कुल अगर किसी को कॉल करो तो वो भी बाहर फंसा होता है, तो कैश हमारे पास होता नहीं है, ऑनलाइन अंदर कुछ चलता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ दिक्कत बिस्किट वगैरह है 30 रुपए जाने नहीं दे रहे। मैंने वहाँ से भी प्रयास करा, बोले नहीं जाओगे ऑनलाइन बिस्किट वगैरह मेरे पास कैश नहीं है, तो किसको पैसे वाला आप ही हो? पैसे तो होते नहीं है जी। भेज दूंगा ना। हम लोग दोनों लोग मियाँ बीवी दुकान लगाते हैं यहाँ पे, बरेली में रहते हैं, यूपी में। किस चीज़ का दुकान? खाने का दुकान लगाते थे यहाँ पे, नोएडा सेक्टर 2 SBI बैंक। बाकी इस लॉकडाउन के बारे में हमें पता भी नहीं था कि एकदम इतना लंबा लग जाएगा। 22 तारीख का बोला था, तो 22 तारीख के हिसाब से हम लोग ने अपना बजट बना के रखा था घर में। कुछ रकम है भी, उसे हम खा नहीं लेंगे, खा लेंगे सारा बराबर हो जाएगा, फिर आगे चल के बच्चा ही बड़ा हो जाए, स्कूल है, फीस है कुछ। नोएडा इतने हरामी लोग लगते हैं जो जेई पे, ये मुझे तो लगता है सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसी के लिए बैठे तो है नहीं। कभी दुकान किसी के नाम में लाइसेंस आ रहा है, किसी के नाम में कुछ दे देते हैं, जिसका लाइसेंस है उसको बैठाने की जगह भी नहीं देते हैं। 3 बार मेरा 1,20,000 रुपये नुकसान हो रखा है यहाँ पे नोएडा में। अद की मदद तोड़ दी थी यहाँ पे दुकान मेरी एक बार, फिर मैंने बोला भी, बहुत बोला मैंने, तो पुलिस वालों तक को 100 नंबर भी कॉल लगाई थी, उनने भी सेक्टर 2 की जिप्सी आई, उनने भी समझता करके कि चल लगा ले, नहीं लगाने दी। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा पूछा उनसे क्यों, मुझे मैंने तो बहुत कंप्लेंटें कर रखी थी यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरा कहना ये है कि मतलब यहाँ जो भी राशन मिल रहा है, राशन मतलब उस हिसाब से दिया जा रहा है जो मतलब यहाँ के ग्रामवासी है, ठीक है। और दूसरा ये हमारा दिक्कत है, ना तो हमारे पास राशन कार्ड है और ना मतलब खाने पीने का कुछ है, और हमारा काम धाम भी मतलब नहीं चल रहा। तो इसकी वजह से मतलब हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम सोचना चाह रहे हैं कि हम अपने गाँव जाएँ, घर जाएँ, मतलब फिर भी मतलब हमें दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। ना तो घर से बाहर कोई निकलने दे रहा, ना सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है। इसके बारे में सरकार को मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मतलब मेडिकल एक टीम में बनाया जाए और स्टेशनों पे, मुख्य स्टेशनों पे बिठाया जाए और उनको मतलब जांच करके उनको उनके घर भेजा जाए। ऐसे मतलब हमारी मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्या बताओ। वो हमें भेज दिया पुलिस चौकी पर, चौकी गए तो आधा किलो चावल, 4 आलू और 1 पाव दाल देकर वहाँ से भगा दिया। 6 दिन खाएगा। अब वो दाल का भी 1 महीना, वो आधा किलो चावल भी 1 महीना हो गया। अब वो आधा किलो चावल ही खा रही हूँ अब तक। हम तो बेलदारी कर रहे थे, वो भी काम बंद है, क्या खाएंगे, क्या बच्चा पालेंगे। इससे अच्छा खोल दो, हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, कमाने कमाने वाले एक इंसान दिहाड़ी करके खाते, किसी के कूड़े उठा के खाते, कहीं झाड़ू लगा के खाते, ऐसे तो खाएंगे। पुलिस वाले बुलाता भी, ऊपर से गाली, इतना बुरा गाली बोलता है, लेबर में जिनका जवाब नहीं। 4 परिवार में 1 प्लेट खाना देता है, उसमें कहता है लेके जाओ, उठा के अपना घर लेके भाग जाता है। ये कैसे चलेगा पब्लिक? छोटे छोटे बच्चे, 2 महीने के बच्चे हैं, 4 महीने के बच्चे हैं, उससे क्या खिलाए, कहाँ से दूध लाए? 1 मिनट रुको। जब पानी टंकी पर सेक्टर 5 में गए थे हम लोग राशन मांगने, खाना मांगने, तो एक पुलिस वाला था, वो बोला कि खाना लेने क्यों नहीं जाते हो? बोले कहाँ जाएंगे? तो लेबर तो हमने बोले कि लेबर पर 1 कटोरी खाना देता है, तो 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे खाएंगे कि हम खाएंगे? बोला बच्चे तुम हमसे पूछ कर पैदा। अब बात रही लॉकडाउन के दौरान जो लोगों का, जो लोग घर नहीं जा पाए, जो लोग आज 1 महीना से पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उनके लिए जो राहत कार्य चलाना चाहिए था वो समुचित रूप से राहत कार्य नहीं चल पाने से आज कई ऐसे परिवार, कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। पूरी तरह से उनको आज दाने दाने पे आज वो मुहताज है। आज इस तरह से जो मामला प्रकाश में आया, जो गुड़गांव में आज एक प्रवासी मजदूर, वो 9 आदमी का परिवार, जब उसका भरण पोषण नहीं हो पाया तो वो घर का मुखिया ही आत्महत्या कर लिया। यह परिवार रहते हैं और ये वही झुग्गी है जिस झुग्गी में उस मज़दूर ने आत्महत्या कर ली थी। ये छोटा सा कमरा है और ये परिवार
उस गरीब मज़दूर का परिवार जो पीछे छूट गया है। ये उनकी सास है और ये उनकी वाइफ है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या जो हुआ कैसे हुआ और क्या था पूरा वाक़या। खाने पीने की दिक्कत है और बच्चे सब रोते थे खाने पीने के लिए, तो उन्होंने 12,000 के फ़ोन बेच के राशन लाए और पंखा खरीद के लाए। पूनम जी, जब उन्होंने आत्महत्या की उस समय आप कहाँ थे? बाथरूम गए थे। और बाकी के आपके परिवार वाले? वो मम्मी तो उधर पीछे ठंडे में खाना खिला रही थी बच्चे को। तो खाना किस तरीके से आपको खाना पहुंचता है यहाँ पर कि नहीं? यहाँ पर तो नहीं पहुँचते हैं, कभी कभार बांटने आते हैं तो वही खिला रहे थे बच्चे को। तमाम प्रशासन दावा करता है कि तमाम झुग्गियों में जो है गरीब मजदूरों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। क्या वाकई आपको खाना पहुँचाया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, रोज़ यहाँ पर नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, 1-2 दिन के बाद आते हैं, रोज़ तो नहीं आते हैं। तो उस दिन जब उन्होंने आत्महत्या की थी तो क्या कुछ कंडीशन, सुबह क्या कुछ बात की थी आप? नहीं, सुबह तो कुछ ऐसे बात नहीं करे थे। वो बोले थे राशन ला के दिए तो बोले खाना बना लो, बच्चे वो लोग को खिला दो, हम थोड़ा आ रहे हैं उधर, ठेकेदार से किसी से नंबर लेके बात करेंगे, काम कब खोलेंगे कब नहीं। तो आप बताइए मैम, आप उस समय कहाँ पे थी जब आपके दामाद ने फांसी ली? दोनों बच्चे लेकर के बाहर में गाछ लूँगा, यही खाना आया था, वही खाना खिला रहे थे। और गर्मी में एकदम गर्म लग रहा उस टाइम खूब काफ़ी। ये पंखा भी चलाया था तो पंखा भी खूब गर्म हवा दे रहा, इसलिए हम बोले बच्चा सब घामे घाम हो गया जी, तो इसको ले करके मैं बाहर गए, उतने में खाना आ गया तो खाना खिलाने लगा। 5-4 मिनट के अंदर में ये कांड कर लिया। ये बहुत बड़ा ही हमारे समाज के लिए, ये केवल सरकार के लिए नहीं, ये हमारे समाज के लिए भी, हमारे सभी लोगों के लिए सोचने का विषय है। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं जो हम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मदद नहीं कर पा रहे हैं? ये निश्चित रूप से एक सोचनीय विषय है। सरकार का दायित्व तो बनता ही है, सरकार का फर्ज तो बनता ही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारे समाज के भी लोगों का दायित्व बनता है, जो ऐसे घड़ी में जो पूरी तरह से आज भूखे पीड़ित और पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। अगर आपके घर में, अगर आपके पास में अगर संसाधन है तो निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों को भी साझा करके उनके साथ में ये संकट के घड़ी में हाथ बटाना चाहिए। ये संवेदनशीलता और मानवता का ये तकाजा है, ये परिचय है। कोरोना पीड़ित लोगों का मदद करना चाहती है और दूसरी तरफ सरकार के साथ में तकरार, वो तकरार जो लगातार डॉक्टरों पे हमला, स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला, पुलिस कर्मियों पे हमला, ये थम नहीं रहा है। कल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में जो जिस तरह का घटना हुआ वो आपके सामने है। सवाल है, सरकार आज स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला या सेवा कर्मियों पे हमला पे सरकार एक कानून बना लिया, अध्यादेश ला करके, जिसको राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कानून बन गया। उस कानून के तहत 7 साल का सश्रम कारावास है, जुर्माना है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए? क्या हम इतने पूरी तरह से अपने मर्यादा को भूल गए? जो हमारा रक्षक है हम उसका भक्षक बन रहे हैं। जरा सोचिए, यह कितना गंभीर विषय है। आपके हमला करने के बाद आपका इलाज तो नहीं ही होगा, लेकिन आप आने वाले जो और रोगी है उनके इलाज में भी आप बाधा पहुंचा रहे हैं। तो हमें संवेदनशील बन करके हमें सरकार के और स्वास्थ्य कर्मियों के, सेवा कर्मियों के साथ में सहयोग करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से
जो सरकार कानून बनाई है, तो सरकार को इस पे दृढ़ता से इस कानून का पालन करते हुए ऐसे जो हमलावर हैं, ऐसे जो हंगामा फैलाने वाले और इस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला करने वाले हैं, निश्चित रूप से उसको अविलंब उसका गिरफ्तारी करके उनका धरपकड़ हो करके ऐसे लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से ऐसे अवांछित लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए एक सोचने का, एक चिंता करने का विषय है। आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम में फिर अगले हफ्ते हम किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। इसी के साथ आज आपसे इजाजत लेते हुए, आप अपना कोई सुझाव और अपना समस्या हमारे इस नंबर पे आप साझा कर सकते हैं 9868844116। फिर दोबारा हम बता रहे हैं 9868844116 पे आप अपना समस्या और सुझाव साझा कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ मैं आपके साथ होऊंगा। आप इसी के साथ आप कार्यक्रम देखते रहिए। आपकी बात आपके साथ। जय हिंद, नमस्कार।